आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है राजी सेठ जी द्वारा लिखित कहानी खाली लिफाफा। तुमने कहा था मौका पड़ा तो खाली लिफाफा भेजोगी, मुझे इस तरह खबर करोगी। इस तरह मुझे पता लगेगा कि तुम किसी संकट में हो। इस तरह कि उस लिफाफे में कोई संदेश नहीं होगा। इस तरह कि कलह से पटे मेरे घर में किसी को अंदाज़ा तक नहीं लगेगा कि इसमें लिखा क्या है। इस तरह की ना कही जा सकने वाली बातें भी पहुंच जाएंगी मेरे पास अपने आप। इस तरह कि उसे दामाद जी तक खोलेंगे तो भी कुछ नहीं जान पाएंगे। इतनी चौकस चटियल देवरानी भी पा जाएगी तो कुछ समझ नहीं पाएगी। इस तरह की जेठानी जी अपनी साड़ी की चुन्नटों में छिपाकर लाएंगी भी और खोलेंगी भी और हाथ मलती रह जाएंगी। खाली लिफाफा मेरे सामने ला पटकेंगी और कहेंगी, लोग बाग ठीक कहते हैं, तेरी माँ बावली है, बेपढ़ी है, खाली लिफाफा भेज रही है, चिट्ठी गायब है। कोई नास पीटा मिला ही नहीं होगा घर में जिससे चिट्ठी लिखवाती। तेरा तो अनपढ़ों का खानदान है। जानती हूँ यह सब सरासर झूठ है। हिंसा की इच्छा है, चोट पहुँचाने की चाह है, इसलिए इतना सब कुछ कहा जाता है। चोट लगती दिखाई न दे तो वार और तेज होता जाता है। वह नहीं जानती कि ऐसा करने से चोट लगाने की अपनी ताकत से मिलने वाला सुख और दर्द भी नष्ट हो जाता है। पर जिनकी करनी वही जाने। जो सुनना समझना ही नहीं जानते, उन्हें मैं क्यों बताऊं कि तू बावली नहीं, अयानी नहीं, खूब खूब सयानी है, कुपड़ नहीं, खूब खूब पढ़ी लिखी है, तेरी पाठशाला मैंने देखी है। मैं उन्हें क्यों बताऊं कि तेरी पाठशाला कहाँ और कैसी थी। क्यों बताऊं कि डुबकी में नहा निकलने का तुम्हारा अंदाज कितना लाजवाब था। पढ़ने लिखने के लिए तुम्हें बस्ता लेकर कहीं जाना नहीं पड़ा था। स्लेट और बत्ती और गीले कपड़े के टुकड़े से तुम्हारा काम चल जाता रहा। पास में बस्ता रखकर बैठने की बात शायद तुम्हें बहुत खुली और जाहिर जैसी लगती होगी पोते पोतियों के बीच। और तो और बाबूजी ने भी तुम्हें ऐसे बैठे देख लिया होता तो तेरा मजाक ही उड़ाते। आते जाते कहते, बूढ़े तोते पड़ा नहीं करते लाजो। तू कहती, ज़रूर कहती कि बाबूजी से कोई पर्दा नहीं है, वे सालों साल सदियों सदियों से तुम्हारे साथ हैं। पर यह तो बताओ, फिर वह क्यों हर पल तुम्हें छोपते छेदते रहते हैं, बात बात पर तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं। तुम मेरी इस बात पर खिलखिला कर नहीं, होठ दबाकर हंसी थी। हंसी की फुहार तुम्हारे बंद होठों के अंदर नाच रही थी। किसी की आंखें और नाक के नथुने भी हंस सकते हैं, मैंने पहली बार देखा था। तुमने तब मुझे अपने पास खींचकर बिठाया था और धीरे से कहा था, तेरे बाबूजी खिल्ली नहीं उड़ाते, ठिठोली करते हैं, मुझे हंसाते हैं, मुझे खुश रखना चाहते हैं। और तू ऐसी गाली जैसी बात से खुश भी हो जाती है। तुमने मुझे कुछ कहना चाहा था, तुम्हारे होठ खुले थे, तुमने आसपास देखा था, मेरी ओर झुकी थी, फिर टाल गई थी। छोड़, यह खूब लंबी जैसी बातें हैं, पूरी ज़िंदगी जितनी लंबी। वक्त आएगा तो तू आप ही आप समझ जाएगी। तेरा भी तो लंबा जैसा कुनबा, मेरा मतलब है जहाँ बात चल रही है वहाँ तेरी शादी पक्की हो गई तो तेरा भी तो लंबे कुनबे वाला घर होगा। कुनबे वाले घरों में ऐसा ही होता है, रास्ता लांगते फलांगते एक दूसरे से बात हो जाती है। मतलब साथ रहते रहते समझते रहना ज़रूरी नहीं होता, समझ बातों से बड़ी हो जाती है। मेरे मुंह पर अबूझा जैसा कुछ छपा होगा कि तुमने प्रसंग का सिरा काट दिया। अच्छा, इस वक्त तो इस बात को छोड़, जाकर शामों को इधर भेजना क्या था। मेरी भाभी श्यामा पता नहीं कहाँ से अपने आप वहाँ आन टपकी थी और तुम्हारे घुटनों से लगकर बैठ गई थी। वो मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्करा रही थीं। कोई ऐसे भेद भरे ढंग से लगातार मुस्कराता कैसे रह सकता होगा। शायद वो मेरे जाने का इंतज़ार कर रही थीं। तुमने धीरे से अपनी पालथी के नीचे से स्लेट निकाली थी और पास रखे गीले चीथड़े से उसे पोंछने लग गई थी। मुझे उसी जगह उसी तरह जमे देखकर तुमने मुझे डपटा था। ऐसे आंखें फाड़ कर देख क्या रही हो, कहा नहीं जाओ अपनी पढ़ाई लिखाई में लगो। जाना मैंने नहीं चाहा था, पर स्लेट पर रखे तुम्हारे हाथ ने वहीं रुके रहने का हट जैसे ठान लिया था। मुझे जाना पड़ा था,
पर मैं गई नहीं थी। खिड़की की ओर में खड़ी रही थी। वहाँ पर खड़े तुम्हारे और भाभी के सिर जुड़े हुए दिख रहे थे और स्फुट स्वर उठ रहे थे, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे। उन फुसफुसाहटों के बीच और नीचे सदा से ओझल सरस्वती की धार बह रही थी। पता नहीं कब से ये सब पता नहीं कब से चल रहा था, कौन जाने। घंटा 1.5 घंटा ज़रूर बीता होगा। पता नहीं कितने ही ऐसे घंटे 1.5 घंटे सीक्रेट मिशन में जुड़े होंगे। गर्मी की ताप से भरी निचाट दोपहरियाँ, अंधेरे किए कमरे, भिड़े दरवाजे की दरार से आती कतरन भरी रोशनी। ऐसे सन सन सन्नाटे में कोई एक बहू अपनी सास के सिर पर ज्ञान की चुनरी उड़ाने का उपक्रम कर रही है। सदियों से कलह क्लेश के लिए गाए जाते बदनाम रिश्ते में नए रंग भर रही है, नया इतिहास रच रही है। ठीक उसी दिन गोधूली के समय मुझे रास्ते में रोक मुझसे आंख मिलाए बिना तुमने कहा था, जो कुछ भी तुमने आज देखा समझ लो नहीं देखा। बेमतलब अफवाहें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। जीते जी आदमी को इतना तो आए कि अपनी बेटियों बहनों की सूध ले सके, बेले कुबेले उन्हें टेर सके, कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत गीता रामायण पढ़ सके। मुझे लगा तुम सफाई दे रही हो। आखिर किस बात की सफाई में बोलने के लिए मुंह खोला था? तुमने अपनी हथेली के दबाव से मेरा बोलना रोक दिया था और मुझे ठेला था आगे, कहकर कि जाऊं जाकर अपना कामकाज देखूं। जो कुछ समझाना ज़रूरी समझा गया था मुझे समझा दिया गया था, पर अपना कामकाज मैंने नहीं देखा था। कुछ कुछ समझा, कुछ कुछ नहीं भी समझा था। एक दृश्य मेरे भीतर जमता जा रहा था, खुद गया था। क्या दृश्यों के हाथ में भी छेनी हथौड़ी होती है, जिससे हमारे भीतर गुजरते काल पर वह अपनी छापें खोद कर चलता है? इन छापों की पोटली बनाकर हम स्मृति की कोठरी में रख लेते हैं। वे वहीं की वहीं रखी रहती हैं। फिर उनमें कोई दूसरा समय, दूसरा काल नहीं जुड़ता। नहीं तो ऐसा कैसे होता? माँ के पूरे देश काल, उसके पूरे अस्तित्व से चिटक कर स्मृति का यह टुकड़ा मेरे भीतर सांस लेता रहता। वही चटक दोपहर, धूप को छेक कर ठंडे ठिकानों पर सोए घर के दूसरे लोग, आंगन को लांग कर भिड़े दरवाजे की दरार से आती तीखी रोशनी, दो जुड़े हुए सिर, पास में रखा एक गीला चीथड़ा, आसपास बिखरे चाक के टुकड़े, बीच में बहती एक अदृश्य नदी, किन्हीं दो आत्माओं के बीच, और इस आदान प्रदान की किसी को खबर तक नहीं। और उस दिन फिर से तुमने मुझे असमंजस में डाला था। तुमने ऐसा क्यों कहा था? कि कहा था ससुराल से मेरे लौटकर जाने के दिन तो मुझे सुबह से ही कुछ हिली हिली गीली गीली दिख रही थी, जबकि मैं पूरे 3 हफ्ते तुम्हारे पास रहकर जा रही थी। अटैची में रखी जाती साड़ी मेरे हाथ से छीनकर तुमने पलंग पर फेंकी थी। साड़ी की तह खुल गई थी। मैं चिढ़ी थी। तुमने मेरे चिढ़ने की परवाह नहीं की थी। बाँह पकड़कर बक्सों वाली तंग कोठरी में मुझे ठेल कर ले गई थी, हड़बड़ाई सी, बेचैन। कुछ पता तो लगे हुआ क्या है? तो ऐसी हड़बड़ाई हुई क्यों है? क्या ढूंढ रही है यहाँ? अरे यहीं तो रख कर गई थी सब कुछ ज़रा सी देर पहले। तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। तुम अपनी धुन में थी। देखो ना, तुम्हें बुलाने क्या गई कि इस घर में कोई भी चीज़ ठौर ठिकाने से नहीं मिलती। पेन यहीं रखा था इन लिफाफों के साथ, पता नहीं कहाँ गया। मैंने देखा सामने वाले बक्से पर बिछे कपड़े पर 3-4 डाक के लिफाफे फैले पड़े हैं और किसी पेन का सिर 2 बक्सों की दरार के बीच झांक रहा है। उठाया तो पेन का ढक्कन भर था, बाकी का हिस्सा पता नहीं कहाँ छिटक कर गिरा होगा। क्या कोई चिट्ठी लिखवानी है तुम्हें? पेन चाहिए? बता तो सही पहले। चल बाहर चल, अभी लिख देती हूँ जिसे लिखवाना है। क्या दीदी को कुछ लिखना है? भैया को कुछ कहना है? इस बार तुमने सच में बावलों की तरह सिर हिलाया था। चुप, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं आती नहीं रुकी रहे यहीं, बाहर गए नहीं कि? समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारे ठंडे सीले स्वभाव में ऐसा क्रोध कौन से सुराख में से उफनता आ रहा था। 3-4 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि तू वापस कोठरी में घुसी थी। घुसते ही तुमने दरवाज़ा बंद किया, चाकल चढ़ाई
और एक लिफाफा मेरे हाथ में देकर पेन मेरी ओर बढ़ाया था। ले पकड़। दरवाज़ा बंद होते ही मुझे लगा था वहाँ कुछ है, कोई है मेरे और तेरे अलावा, नियति जैसा कुछ जो इस होने को होने दे रहा है, जो तुम्हारे मन में दाखिल होकर इस हड़बड़ी को, इस कंपन को तुम्हारे ऊपर बिछाता जा रहा है। तुम इस समय किसी अनदेखी मंशा के हवाले हो, जकड़ी हुई, उससे परिचालित। मुझे वह सब कुछ करना ही है जो तुम कहोगी, उज्र के बिना, विरोध प्रतिरोध के बगैर। जो कुछ भी तुम इस समय देख रही हो मैं नहीं देख सकती, नहीं सुन सकती। सुन, इस लिफाफे पर पहले तू अपना पता लिख। तुमने मुझे आदेश जैसा दिया था। मेरा पता? क्यों? मैं तो तेरे सामने खड़ी हूँ। विस्मय से मेरे दीदे ज़रूर चौड़े हो गए होंगे, मैं ठिठक गई होंगी। सुना नहीं तुमने? तुम्हारी डपट में एक चपत जैसी कड़की थी। उस समय मैं शायद पराए घर की अमानत होने के नाते बच गई थी, नहीं तो तुमने मुझे बचपन के दिनों की तरह चपतियाया होता। तभी आगे और पीछे से फटी बच्चों की किसी कॉपी का पन्ना तुमने मेरे सामने खोलकर रख दिया। ले देख, इसे लिख दे लिफाफे पर। मुझे ही मेरे घर का पता तुम क्या बता रही हो? मुझे क्या अपने घर का पता नहीं मालूम? तुम थम गई थी, किसी दूसरे पन्ने पर दीदी का पता ढूंढने लग गई थी। जीजाजी के ट्रांसफ़र के बाद आसाम जा चुकी दीदी का पता थोड़ा थोड़ा तो मुझे याद था, पर उतना पूरा नहीं। मैंने सामने खुली रखी कॉपी से अपनी याददाश्त का मिलान करने में लग गई थी। उस देखा देखी में बक्से पर बिछा कपड़ा बार बार सिमट सिकुड़ रहा था, उलझन पैदा कर रहा था। तुमने मेरी इस उलझन को भांप लिया था। एक हाथ में मेरी बाँह थामे, दूसरे हाथ से कपड़ा खींचकर तुमने परे फेंका था। तुम्हारी पकड़ में उस समय ज़बरदस्त ताकत थी, जो मेरी कलाई ने अलग से महसूस की थी। किसी भी तरह की अकड़न को मचोड़ कर परे फेंक सकती हो तुम उस समय, मुझे लगा। अब छोटी का पता लिख। तुमने तीसरा लिफाफा बढ़ाते हुए मुझे तीसरा हुक्म सुनाया था। अब चौथे का लिख। मैंने तुम्हारी तर्ज में अपनी गाती सी तर्ज मिलाई थी और याददाश्त के सहारे टंगे छोटे भैया के पते का मिलान करने के लिए कॉपी तुम्हारे हाथ से लेनी चाहिए थी। साफ था उस समय तुम्हें मेरा इस तरह हल्का फुल्का हो जाना अच्छा नहीं लगा था। नहीं, उसका नहीं, तुमने मुझे डपटा था। लड़कों का क्या है, तुम्हारी सुने ना सुने। आगे के शब्द तुम चबा गई थीं। मैंने देखा था साफ साफ, ठीक अपने सामने। पल भर में जैसे एक पत्थर सा लुढ़कता पास से निकल गया हो और सारे संदर्भों को स्तब्ध कर गया हो। पता लिखे तीनों लिफाफे तुमने मुझे थमाए थे। खुद नीचे गिरा कपड़ा उठाकर बक्से पर बिछाने लग गई थी, खूब सावधानी से, इंच दर इंच, वैसे का वैसा जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। नियति की लिखावट पर किसी शरीरी वजूद का कोई दखल ही नहीं। इन लिफाफों का क्या करोगी? मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही तुमने कहा था, इन लिफाफों को ले और जाकर पप्पू की मेज से इन पर गोंद लगा ला, या रहने दे, मैं खुद ही लगा लूँगी किसी वक्त। इनमें गोंद? इन खाली लिफाफों में गोंद? इनमें चिट्ठी तो डाली नहीं गई है। हाँ, इन लिफाफों को कोई चिट्ठी नहीं चाहिए। अजीब बात है, पता तो सही क्यों नहीं चाहिए? जब वक्त आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। कहते कहते तुमने दरवाजे के कुंडे में फंसी साकल खोल हवा में छोड़ दी थी और मुझे बाहर की ओर धकियाया था। किवाड़ थे मेरे खोलने से पहले ही खुल गए थे। बाहर पप्पू खड़ा था। कब से बाहर खड़े हैं दादी? पप्पू का कहना अनसुना किया था। शायद उसके कहने को मिथ्या माना होगा। पप्पू पहले से आया होता तो दरवाज़ा बंद देखकर पीट डालता। अचानक ही लगा मेरे हाथ पैर शिथिल पड़ गए हैं, पर चेत इतना चौकस, इतना चौकन्ना, जैसे चूने से खींची सफ़ेद रेखा पर उठूंग बैठा कोई खिलाड़ी कि संकेत मिले और दौड़ पड़े, चाहे पता न हो कि जाना किधर है। तुमने मुझे ठेला तो मैं चली गई, गोंद लगाया, लिफाफे बंद किए और तुम्हें आ थमाए। थमाते ही लगा मेरे आने तक तो तुम एकाएक बदल गई हो, पूरी तरह सिकड़ी हुई निसत्व जैसी लग रही हो। देखते ही देखते जैसे सब कुछ थम गया,
सारा आवेग, सारा आवेश, सारी आपाधापी। हम दोनों एकाएक संवाद के दबाव से खाली हो गए हैं। चेहरे दिख रहे हैं, अंगारा बुझ गया है। दूसरे दिन सुबह तक भी तुम मुझसे बोली नहीं थी। तुम्हारे न बोलने ने उस घर में मेरे जाने तक बचे हुए समय के टुकड़े को ज़्यादा पीड़क ही बनाया। मैं आते जाते तुम्हें देख रही थी। तुम मेरे देखने को देख तो रही थी, पर अनदेखा कर रही थी। क्यों? पर क्यों? मेरे भीतर इधर उधर से टकराता अनवरत हाहाकार। दुखन टीस रही थी पहले से कहीं ज़्यादा। एक सरहद में तुमने मुझे दाखिल किया और बाहर धकेल दिया, बिना बताए, बिना समझाए, बिना सहलाए। ऐसे में तुम मुझे बहुत गैर, बहुत निर्दयी लग रही थी। कुछ कहने सुनने की घड़ी भी फिर तुमने खुद ही चुनी थी। आंगन की अरगनी से उठाए धुले कपड़ों का ढेर तुमने दालान में पड़े तख्त पर ला फेंका था और मेरे कंधों पर अपने हाथ का दबाव देकर मुझे उठाया था। उस समय मुझे पता नहीं क्यों लगा कि तुमने अपने पहले वाले माँपन की बाँह की ओर मेरी बढ़ाई है, और उस छोटे से सहारे से मैं तुम्हारा हाथ पकड़े हुए तुम्हारे साथ चलने लग गई हूँ। पिघलती जा रही हूँ, सराबोर बह रही हूँ। मुझे साथ लिए लिए तुम फिर उसी बक्सों वाली कोठरी में घुसी थी। कोठरी में फिर वही पुरानी बंद पने की हुकमस और झुसपुसा अंधेरा था। घुसते ही मैंने स्विच की ओर हाथ बढ़ाया था। रहने दे, ऐसे ही। तुम खुद बक्से का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी और मुझे अपनी आवाज़ और मेरे कान की सरहद के बीच स्थित कर लिया था हौले से। इतना हैरान परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। पल भर की चुप्पी के बाद तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी थी। जानती हो, वक्त आ गया है, आ जाता है अपने आप बिन बुलाए। सबको सब कुछ मालूम होता है, फिर भी नहीं होता। इंसान को हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा मतलब है अंदर की तैयारी। या तुम्हें क्या सूझा? तुम किन चीज़ों के बारे में एकाएक बात करने लगी? पर यह एकाएक शायद मेरे मन में रहा होगा। तुम्हारा तो वही एक अलाव, वही समिधा, उसी शिखा से उड़ते स्फुल्लिंग तब से यहाँ वहाँ गिरते दिखाई दे रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो? अच्छी तो हो ना तुम? तुम्हारा जीव तो अच्छा है। अच्छे बुरे, ठीक बेठीक का क्या नाप तोल? क्या कुछ पता लगता है कब किसका? वैसे देखो, तुमने ज़बान पर रपटती आती बात उलट दी थी। जरा तमाशा देखो इस दुनिया का। सारे दुख दर्द जो दिखाई देते रहते हैं वही गाए जाते हैं, बाकी के सब, उनका तो कोई सुराग ही नहीं मिलता। और तो और वे फिर तो इंसान की अपनी पहचान में भी नहीं आते। मुझे लगा तुम्हारी ऐसी आवाज़ को सोख रहा तुम्हारा चेहरा मैं एकदम देख लेना चाहती हूँ, अभी का अभी, उसी क्षण। पर उस नीम अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखा सिवाय तुम्हारी कभी कभी चमक उठती आँखों के। उस झुसपुसे में मेरी हथेली को दबोचते हुए तुम्हारे हाथ का बढ़ता घटता दबाव ज़रूर कुछ बोल रहा था। तुम परेशान कर रही हो मुझे, वो भी जाने के दिन। मैं अब कातर होने लगी थी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने मेरे वाक्य पर अदबी झपट्टा मारा था। माँ बाप सबके मरते हैं, कोई नई बात नहीं है। होश हवास ठिकाने रहने चाहिए, या नहीं कि अच्छी बुरी खबर मिलने पर आसमान सिर पर उठा लो। जाना है, अभी जाना है, तुरंत जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है। आ भी जाओगी तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा? मिट्टी। जानती हो, मिट्टी के कोई आँख कान नहीं होते, मिट्टी का कोई धर्म अधर्म नहीं होता। सब रस्मी बातें हैं। पर ऐसा हो सकता है कि जीते जी तुमने फिर पटरी बदल ली थी। हाँ, एक बात याद रखना, और किसी दिन अचानक यह लिफाफा तुम्हें आन पहुँचे तो समझ लेना तुम्हें आना है। तुम्हारी माँ को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तुम्हारी माँ संकट में है। यानी कि यह खाली लिफाफा? हाँ, यही खाली लिफाफा। इस लिफाफे को किसी चिट्ठी की दरकार नहीं है। किसी खास नाम, खास पते की दरकार है, जहाँ कहीं भी वह हो। पता ठीक होगा तो पहुँच ही जाएगा। और तुम आ भी जाओगी, चाहे सबसे लड़ झगड़ कर ही आओ। अब तुम बहुत रुक रुक कर बोल रही थी। तुमने एकाएक सारे रहस्यों की पोटली खोल दी थी।
और ऊपर नीचे आगे पीछे तानी जाती अपनी अगाध मंशा के दाने बिखेर दिए थे। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। इसे सोख लेने के लिए हमें अपने जन्म के साथ मिली पुरानी खाल पर बिछे सब रोम खूब बेकार हो गए लगते हैं। मैं रुआंसी होने लगी थी। एक बात पूछूं? मैं अदबदा कर तुमसे पूछ बैठी थी। पूछो। तुम्हें लड़कियों पर इतना भरोसा क्यों है? हाँ, है भरोसा। जानती हो, लड़कियां पहाड़ नहीं नदियां होती हैं। नदियों पर पुल बन जाते हैं, बन सकते हैं। तुमने खींच कर मुझे कलेजे से लगाया था, जहाँ पिघलती पिघलती हुई भी मैं तुम्हारी छाती में उखड़ती सांसों की आवाज़ सुन पा रही थी। तुम्हें देख नहीं रही थी, तुम्हें सुन रही थी। वह तिलस्म फिर उसी कोठरी की गंध में छूट गया था, हमें मुक्त कर गया। पर यह क्या हुआ? लिफाफा नहीं पहुंचा और तू चली भी गई, टेलीफोन की खबर बनकर, मिट्टी की ढेरी बनकर। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि संकट जो तुमने गिनाए नहीं थे आए न हो? तुमने खुद ही कहा था, संकट मिट्टी के मिट्टी बन जाने के नहीं होते, जीने को जीने लायक बनाने के होते हैं। संकट अदबीज थक जाने, ढह जाने, जीते जी अंदर से रीत जाने के भी होते हैं। जिंदगी की लांगती फलांगती रफ्तार के सामने अपने घिसटने को न सह पाने के भी होते हैं। संकट जीते जी जीने के हौसले को खो देने के लिए भी होते हैं। संकट जीना चाहने और जीने की मोहलत खत्म हो जाने के भी होते हैं। ऐसा तो नहीं रहा होगा कि यह सब तब न हुआ हो? उस होने को तुम तो टो रही थी सबसे। आधे अधूरे संकेतों के सहारे एक पुल की लंबाई को अपने भीतर रोप रही थी कब से। फिर तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी? लिफाफा क्यों नहीं भेजा? क्यों चली गई टेलीफोन की खबर बनकर, मिट्टी की ढेरी बनकर? मिट्टी के लिए तुमने कहा था, मैं आऊँ ना आऊँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिट्टी के आँख कान नहीं होते, मिट्टी का कोई सुख दुख धर्म अधर्म नहीं होता। तो फिर? तो यह थी राजी सेठ जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।